अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां हमने देखा बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ कल। गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला अफगानिस्तान मैच नहीं हुआ बल्कि हम देख रहे थे कि यह मुकाबला मैक्सवेल और अफगानिस्तान के दरमियान ही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैक्सवेल ने एक तारीख साज इनिंग्स खेली है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस कंसिस्टेंसी का उन्होंने मुजाहिरा किया है, जो उनकी कंडीशन वहां पर हम ऑन फील्ड देख रहे थे, जो क्रैम्प्स उन्हें पड़ रहे थे, जो बैक पेन उन्हें हो रही थी, उसके बावजूद भी 201 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है और अपनी टीम को एक बड़ी ही जबरदस्त फतह दिलाई है, जहां 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम एक और बड़ा अपसेट करने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराने जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका, क्योंकि उस रास्ते में मैक्सवेल खड़े थे। ऑस्ट्रेलिया की जीत में सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल का ही किरदार रहा। ने भी भरपूर तरीके से साथ दिया और मैच किस तरह जबरदस्त हुआ उस पर अभी तक तबसरे किए जा रहे हैं। और कल ये साबित भी हो गया कि कैचेस विन मैचेस, क्योंकि अफगानिस्तान टीम की जानिब से जो कैचेस ड्रॉप किए गए वो उन्हें बड़े भारी पड़े हैं। अफगानिस्तान टीम ने अहम मौकों पर मैक्सवेल के जो कैच छोड़े, उसका खुमियाजा हार की सूरत में उन्हें भुगतना पड़ा है। कमाल की डबल सेंचुरी मैक्सवेल ने की है। आगे चलकर प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। एमक्यूएम और नून लीग बने भाई भाई, पीपल्स पार्टी बुरा मनाने लगी। मैक्सवेल ने अकेले ही अफगानिस्तान के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मईशत ट्रैक पर चढ़ गई, मगर मुश्किलात अब भी जारी। स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा, पंजाब में लंबी छुट्टियां और सिंघाड़े खाने के हैरानकुन फवाइद। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सवेल की इनिंग्स के हवाले से। मैक्सवेल की 201 रन की इनिंग्स को वनडे क्रिकेट की बेहतरीन इनिंग्स कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैक्सवेल की इस इनिंग्स में हम देख रहे हैं 10 छक्के और 21 चौके शामिल थे, क्योंकि सिंगल्स वो ले नहीं पा रहे थे। पैट कमिंस उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे। 68 गेंदें पैट कमिंस ने खेली और सिर्फ 12 रन स्कोर किए, जबकि मैक्सवेल ने ही ये जो टोटल था अकेले उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। 91 रन के मजमूई स्कोर पर हमने देखा 7 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी थी, जिसके बाद मैक्सवेल की टांग में तकलीफ भी शुरू हो गई थी। उसके बावजूद भी वो अकेले ही ग्राउंड में खड़े रहे, छक्के चौके लगाते रहे। जैम्पा को हमने देखा कि वो 2 बार ग्राउंड में एंटर होने की उन्होंने कोशिश की है कि अगर मैक्सवेल नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सवेल ने इसको कंटिन्यू किया और अफगान बॉलर्स का अगर हम सही में कहें तो उन्होंने भरकस निकाल दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साबिक क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया है और अभी तौसीफ अहमद की ज़ेरे क़यादत सिलेक्शन कमेटी का जो पहला असाइनमेंट है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का जो सिलेक्शन है उस हवाले से होगा। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया और कम्युनिकेशन डायरेक्टर आलिया रशीद कह रही हैं कि अभी तक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बनाई गई है जो इस तमाम तर मामले को देख रही है, इसलिए वो ये कह रही है कि मैं इस मामले से अलहदा हो गई हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंज़मामुल हक ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि उनका कंपनी से ताल्लुक था। तलहा, विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और इंज़मामुल हक समेत जो 4 अफराद हैं वो मुतल्लिका कंपनी के पार्टनर थे। कमेटी की जानिब से इंज़मामुल हक को भी बुलाया जाएगा और वो ये कह रहे हैं कि रिजवान का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंज़मामुल हक की स्टोरी मीडिया ने उठाई है, जिसका क्रेडिट मीडिया को जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ कह रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं हुई है। क्रिकेट दुश्मन फजूल कहानियां उड़ा रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत करने वाले खुद ज़का अशरफ ही हैं। जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए और जो बाबर आजम की जो स्क्रीनशॉट्स उनकी तरफ से दिखाए गए हैं उस पर बड़ी तनकीद की गई है। वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के हवाले से पाकिस्तानी टीम की क़यादत की अगर बात करें तो जो तब्दीली का फैसला है वो ये कह रहे हैं कि अब ये टेक्निकल कमेटी ही इस मामले को देखेगी। मजीद उन्होंने कहा कि हमारे जो ओपनिंग पेयर है उन्होंने कमाल की कारकर्दगी दिखाई है। हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं, इसलिए वो डिफरेंट लीग्स खेलने जाते हैं और तजवीज़ अभी यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा किसी भी एक लीग में क्रिकेटर्स को खेलने की इजाज़त दी जाएगी। वर्कलोड को मैनेज किया जाएगा ताकि जो इंजरीज हमने देखी हैं, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है, वो हमें इन फ्यूचर में ऐसा ना हो। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं।
अफगानिस्तान ने नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया, 91 रन पे 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए और यही सबको लग रहा था कि आज अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा अपसेट करने जा रही है और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी फतह होनी थी उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी राह में मैक्सवेल आ गए, तो 201 रन की जो शानदार इनिंग्स है, मैं चाहूंगा अब आप उस पर में कमेंट करें। देखिए आज से 2 दिन पहले जो है ना, इसी स्टेडियम के अंदर मुंबई के अंदर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, उनका होम ग्राउंड है और उन्होंने 2 घंटे का एक सेशन किया था अफगानिस्तान की टीम के साथ जी। और अफगानिस्तान, क्योंकि आपको पता होगा कि अजय जडेजा ने जो है वो अभी रिसेंटली उन्हें ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो उनको जो है वो काफी जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन मीडिया भी सपोर्ट करता है, वैसे इंडियन स्पेक्टेटर्स जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इस हवाले से। तो वो जैसे ही उनके पास 2 घंटे का उनका सेशन हुआ तो वो बड़े पूरे उम्मीद थे। देन हमने फिर इनिंग्स देखी, अफगानिस्तान ने बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की, उस पिच के ऊपर 291 रन बनाना बहुत रन होते हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें आप मिचेल स्टार्क हो और कमिंस हो, हेजलवुड हो, फिर ज़ैम्पा हो, और ज़ैम्पा वो प्लेयर है जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर मिडिल ओवर्स के अंदर परेशान किया, 14 विकेट्स लिए उन्होंने, 15 विकेट्स बल्कि। तो इस चीज को सारी को देखते हुए एक बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने स्कोर सेटल कर दिया था। और फिर आ गए आप 10 ओवर्स के ऊपर, जिन 10 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट सारे और जो कमेंटेटर्स थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर लिखने वाले थे, वो यही कह रहे थे कि यार आज ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। और फिर कैलकुलेशंस आना शुरू हो गई थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 133 रन से हार जाता, 133 से नीचे हार जाता तो ये सुपर 4 में चले जाएंगे। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर आ गए भाईजान मैक्सवेल साहब, तो उन्होंने आके फिर आपके सामने ही है, जैसे उन्होंने जिस तरह के, और मुझे तो अब ये लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये उनकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो आपने देखा होगा कि उन्होंने 4 6 मारे, क्योंकि वो सिंगल तो ले नहीं पा रहे, उनकी बैक में पेन हो रही थी और वो ऐसा लग रहा था अपना लोअर पोर्शन यूज ही नहीं कर रहे, सिंगल्स वो ले नहीं पा रहे थे। मैं इसी चीज क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो अब मुझे तो ये लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर इसको शायद सिलेबस के तौर पे भी ना शामिल कर दें कि अगर आप इसको अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग कर लेते हैं, अगर आपकी लोअर बैक या आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो आप उसको नहीं भी यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी से कुछ दिन पहले श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने चेस किया था और उसमें मोहम्मद रिजवान को क्रैम्प्स पड़ रहे थे, यही सिचुएशन, ठीक है, मगर वो रनिंग भी कर रहे थे साथ साथ। आपने इसमें फील्ड में देखा होगा कि वो रनिंग नहीं कर रहा है, मगर वो हिट्स मार रहे थे, 4 6, उनको पता था कि मैंने कितना चेज करना है, अकेला मैं ही खड़ा हूं। और उन्होंने जो है वो कमिंस को फिर आके फिर एक गेम प्लान आया। आप यहाँ पे ये भी नोट करें कि उनकी गेम प्लान कितना, उनके माइंड अवेयरनेस कितनी ज्यादा थी। उन्हें पता था कि ये मैं लोअर मिडल में आया हूं और मेरे साथ कोई जेन्युइन बैट्समैन नहीं है। और फिर उन्होंने जो उनको स्टोनिश को जो है वो नहीं लेने दिया, एलबीडब्ल्यू उनको कहा कि आप एलबीडब्ल्यू हैं, उन्हें नहीं लेने दिया रिव्यू। तो वो सिर्फ इस वजह से था कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता एंड में कहीं रिव्यूज में वो पड़ा है, और फिर उन्हें देखा है कि वो रिव्यू लिया भी और वो रिव्यू में बच गए। और जैसे आपने अपने प्रीएम्बल में कहा कि आपको पता है कि कैचेस विन मैचेस, बिल्कुल, वो अगर वो नूर कैच पकड़ लेता साथ रही तो वो 2 कैचेस जो उनके ड्रॉप हुए थे। अच्छा, पिच के बिहेवियर से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत से मैचेस में हमने देखा, कल के मैचेस में हमें फील हुआ जैसे अफगानिस्तान खेल रहे थे तो बैटिंग पिच ऑब्वियसली 291 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आए एकदम से ऐसा हुआ कि बॉलिंग पिच वो बन गई। और पाकिस्तान के मैचेस पर भी यही तनकीद की जाती है कि पाकिस्तानी जब बॉलर्स आते हैं तो फिर वो बैटिंग पिच बन जाती है, जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलने आते हैं तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि फिर बाद हमने देखा कि जब मैक्सवेल जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कंप्लीटली एक बैटिंग पिच है। देखिए यहाँ पे अभी थोड़े से रूल्स चेंज हुए हैं क्रिकेट के। यहाँ पे अब ये सीन है कि एक बॉल जो है वो 50 ओवर्स के लिए नहीं चल रहा, अभी हो गए अल्टरनेट ओवर्स में 2 बॉल्स अब चलते हैं 50 ओवर तक, यानी कि 25 ओवर एक बॉल से होता है और 25 ओवर एक बॉल से होता है। तो यहाँ पे अब स्किल्स के ऊपर बात आ रही है। आप देखें कि जो अफगानी पेसर थे वो पेसर नहीं है, वो सीमर है। वो सीमर जो भी होगा उसको विकेट जो है वो हेल्पफुल रहेगी। आप मोहम्मद शमी को देख लें, वो अगर आप उसको पहले ओवर में बॉल दे दें, पहले 10 ओवर में बॉल दे दें न्यू बॉल से, वो भी तब भी उसका उतना ही स्विंग होगा। अगर आप उसको 37, 38, 40 में जाके बॉल देंगे तब भी उसका उतना। ये स्किल्स की बात है। शुरू में जिस तरह से हमने देखा नवीन बॉलिंग कर रहे थे जी, आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त बॉल जा रही थी, लेकिन बाद में फिर वो नहीं, उसकी वजह ये है कि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं ना क्रिकेट में, आपने देखा होगा 91 पे 7 आउट थे, अफगानिस्तान की टीम रिलैक्स हो गई। हाँ, उसी वक्त वो एक
एंड से अपने सीमर को लगाते और एक एंड से राशिद को लगा के पूरा ओवर करवा देते, उनके पूरे ओवर करवा देते। विकेट्स तो 3 ही चांस ले सकते थे, ठीक है। तो वहां पे वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। और मैक्सवेल जो है वो जब तक क्रीज पे खड़ा है, इवन आपके 9 भी आउट हैं, ऑस्ट्रेलिया के 9 भी आउट हैं और मैक्सवेल क्रीज पे खड़ा है, आप गेम को डन एंड डस्टेड नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, अब जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, तो ये स्किल, ये टेक्निक अभी तो हम मौजूदा सिनेरियो में देख रहे हैं कि सिर्फ वो इंडियन बॉलर्स के पास ही है। हमें अपनी टीम में तो घूमती गेंदें तो मेरा ख्याल वर्षा ही हो गया कि नजर ही नहीं आ रही, ना हमारे फास्ट बॉलर्स में और ना ही हमारे स्पिनर्स में। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं कि इंडिया के फेवर में कुछ चीजें हैं, कुछ बॉल उन्हें स्पेशल दिया जा रहा है, जो कि बड़ी अजीब सी बातें हैं। देखिए उस चीज के ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने समेत वसीम अकरम ने भी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि यार ऐसी बात नहीं है कि आप फेवर जो है वो सिर्फ एक टीम के लिए जाती है। अगर 50 ओवर में 2 बॉल्स हैं आपके पास, तो वो दूसरी टीम के लिए भी वो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बॉल्स होती हैं और वो दिखा के होते हैं। उसके साथ 4th अंपायर होता है और रेफरी होता है। वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अच्छी क्रिकेट तब खेल रहे होते हैं जब आपको पता होता है कि टीम में यूनिटी है, पीछे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं है। अब आप देखें पाकिस्तान जिस सिनेरियो में गया इंडिया खेलने के लिए, पहले आप एशिया कप में हार के आए, आपके आगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का रौला पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना है, कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके ऊपर सवाल होते हैं। तो आप देखें ना कि कप्तान के ऊपर कितना प्रेशर है। तो आप जब इस प्रेशर से निकलेंगे तो आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जब आप क्रिकेट खेलेंगे तब आपकी गेंद भी मूव होगी, आपके बल्लेबाज रन्स भी करेंगे, आपके फील्डर कैच भी पकड़ेंगे और आप विनिंग पोजीशन में भी। ठीक है। अच्छा, वो हमने न्यूजीलैंड के मैच में देखा कि जो प्रेशर था पर उसको एक साइड पर रखा गया और पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया बैटिंग लाइन में। बॉलिंग लाइन में तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 401 रन हमने खा लिए थे। अभी आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने के क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि कल अगर अफगानिस्तान जीत जाता और एक अच्छे मार्जिन से जीता, जो आप भी कह रहे हैं, फिर हमारे लिए मुश्किल थी। अभी इसका मतलब कि हमारे 2 मैचेस जो हैं वो क्रूशियल हैं। तो हमने जो इंग्लैंड से जीतना है वो भी हमें अच्छे मार्जिन से जीतना है, और फिर जो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका है उसमें कहा जा रहा है कि शायद बारिश हो जाए, क्योंकि हमारी दुआओं से ज्यादा अब बददुआएं काम आ रही है, मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी कल की जो वेदर प्रेडिक्शन है उसमें बहुत ज्यादा रेन हुई है बेंगलुरु में ना, तो उसकी वजह से हमें एक एज ये है कि हो सकता है कि मैच 50 ओवर का ना हो। अगर मैच 50 ओवर का नहीं होता तो आपको भी पता है पाकिस्तान ने भी मैच जीता है, उन्होंने 400 रन बनाए थे, हमने 200 रन बना के जीत लिया। तो वो फेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं, बट आप इस चीज को अंडरमाइन बिल्कुल भी ना करें। आगे न्यूजीलैंड की टीम है और सेम ग्राउंड है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट 400 रन बना सकता है तो श्रीलंका के अगेंस्ट, या श्रीलंका की जिस तरह की बॉलिंग है, या जिस तरह से श्रीलंका थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्रगलिंग फेज में रहा है, तो वो कितने रन बनाएगा। तो इस चीज को अंडरमाइन नहीं कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान को मैच इंग्लैंड से जीतना ही जीतना है, और वो मार्जिन कितना बनेगा ये जब हमारे पास मैच हो जाएगा न्यूजीलैंड श्रीलंका का, फिर हमारे पास वो फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, कि यार क्योंकि पाकिस्तान का मैच सबसे एंड पर है और एक और मैच है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है हमारे सेमीफाइनल एज सच नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो साउथ अफ्रीका है वो थ्रू आउट विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है, और जिस तरह से उनके डिकॉक, जिस तरह के ड्यूसन, जिस तरह के क्लासन, बट वो भी हमने देखा कि उनका भी एक पैटर्न है। अगर वो पहले बैटिंग कर लेते हैं और पहले बड़ा एक स्कोर दे देते हैं, फिर उनके जो जीत के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जब वो बाद में आए बैटिंग करें वो भी अंडर प्रेशर हो गए, अंडर प्रेशर होते हैं, मगर उनके पास अगेन वही बात है, अफगानिस्तान जो है वो बड़ी टीमें जो होती हैं, बड़ी टीमों से मुराद मैं ये नहीं ले रहा कि आजकल की पाकिस्तान की टीम, बड़ी टीमों से मुराद मैं ले रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इस तरह की टीमों के खिलाफ वो दब जाते हैं। जिस तरह की अपसेट अफगानिस्तान करता आ रहा है तो उनसे तो कोई बैद नहीं है। कल वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके थे, मगर श्रीलंका को आप ये कहें कि 100 रन से नीचे वो आउट कर लेंगे और खुद वो 300 रन बना लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जरा मुश्किल वक्त है। ठीक है। अच्छा, अभी अब आप क्या देख रहे हैं? हारिस रऊफ की हमने देखा कि इंजरी की कुछ इतलात आ रही थी, उसमें कितनी सदाकत है अगर आपके पास कोई न्यूज़ है? सेकेंडली कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद टीम मैनेजमेंट दोबारा से चाह रही है शादाब को ट्राई करें, जो कि हमने देखा कि वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी उनकी नहीं दिखाई दे रही, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, और बीइंग अ वाइस कैप्टन भी उन पर काफी तनकीद हो रही थी कि बाबर के साथ जब ऑन ग्राउंड कुछ डिसीजंस वहां पर लेने हैं
अगर बाबर बात नहीं करे तो फिर शादाब भी बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी पीसीबी ने तो कल की न्यूज में बता दिया है कि रिब्स में पेन थी और एमआरआई वगैरह हुई है हारिस रऊफ की, नाउ ही इज फिट और वो खेलेंगे मैच। और जहां तक शादाब की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि शादाब को अभी वापस लेंगे, मतलब खिलाएंगे मैच में, क्योंकि अभी 4 फास्ट बॉलर के साथ ही हमें जाना चाहिए और स्पिनर जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी, हमारे जो की स्पिनर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम चेंज है कि उनको एक बैटर के तौर पे लें और साथ में इसको लें। तो हमें यही चाहिए कि हम एक स्पेसिफिक बैटर के साथ, स्पिनर के साथ जाएं, जैसा कि हमने लास्ट मैच में। ठीक है, अच्छा अभी आपको क्या चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने के, क्योंकि हमारा लास्ट मैच है इंग्लैंड से, हमारे पास मार्जिन है देखने के लिए कि अब किस तरीके से हमें जाना है, हमें होमवर्क किस तरह से करना है। देखें हमारे पास पहली तो दुआएं हैं और दुआएं हैं, दूसरी बददुआएं भी हैं, दूसरी टीम भी आ रही है, और तीसरी बात यह है कि हमें देखें ये सारा क्लियर होगा कि जब श्रीलंका और इसका मैच होगा न्यूजीलैंड का, ठीक है, अगर तो बारिश हो जाती है, एक एक पॉइंट होता है, तो पाकिस्तान को जस्ट विन लेनी है, फिर जीतना, फिर सिर्फ जीतना, ठीक है। और अगर 1 रन से न्यूजीलैंड जीतती है, 1 रन से न्यूजीलैंड जीतती है और पाकिस्तान को 130 रन से हराना है इंग्लैंड को, उस 1 रन की वजह जी, या 29 ओवर में हमने चेस करना है। अगर 2 रन लेती है तो वो 135 हो जाएंगे। तो इसी तरह आप एक एक रन बढ़ाते जाएं, इधर से उधर से 4-4 उनका 1 रन हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। और अब दुआएं हमें एक जो न्यूजीलैंड का मैच है श्रीलंका से वो किसी तरह से वॉश आउट हो जाए, ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ उन्हें अपना मैच सिर्फ जीतना हो, कोई रन रेट का ख्याल ना रखना हो। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी जोड़ तोड़, वादे वईद और मुआहिदों का सीजन शुरू हो चुका है और इसका अमली मुजाहरा हमने कल देखा जब एमक्यूएम और नून लीग ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम के वफ़द ने रायवंड में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि घोटकी में जलसे से खिताब के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इलेक्शन में हमारे मुखालिफिन को हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, आए खड़े हों, मुखालिफिन अपनी सियासत करें। उन्होंने कहा हम अपनी सियासत करेंगे, हम किसी को भी सियासत से नहीं रोक सकते, सबकी अपनी अपनी सियासत है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि वो पुरुम्मीद हैं कि इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए ये जो बातें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब देखना यह है कि नून लीग किस तरह से इन तमाम बातों का जवाब देगी, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं नून लीग के जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो शहरी और देही सिंध से भी हिस्सा लेना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जो भी इस वक्त पंजाब की सीटों पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। फिर गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं कि लाहौर पुलिस की जानिब से एक बार फिर से सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन किया गया। सानिया 9 में मुलव्विस जो मजीद 50 से ज़्यादा अफराद थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इस हवाले से पुलिस बता रही है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए घरों समेत जो मुख्तलिफ ठिकाने हैं वहां पर भी छापे मारे गए हैं और कवायद हासिल करके इस वक्त जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हम देख रहे हैं अलायंस करने जा रही है एमक्यूएम के साथ, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलायंस कर सकती है, जमात इस्लामी से अलायंस कर सकती है, ये तमाम जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से पीटीएम में इकट्ठे थे, अब वो अपनी अपनी सियासत करेंगे, अपने अपने तौर पर इन इंतखाबात को लड़ेंगे? शुक्रिया। सियासत जमूत का नाम नहीं है। सियासत में तमाम चीज़ें पॉसिबिलिटीज ही तस्वर होती है। कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं है जो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की जो हालिया कुर्बतें हैं। ये हमने देखा था कि पीडीएम हुकूमत में भी एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून का साथ देती रही।
और बाकायदा एक मिसाक के तहत 16-17 माह की हुकूमतों में उतार चढ़ाव के साथ ये इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ MQM का कायम रहा और इस वक्त कराची की सतह पे और सिंध के सतह पे मुस्लिम लीग नून और MQM के बीच में बाज़ाब्ता इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है। तो ये आने वाले इंतखाबात के लिए एक पहला इत्तेहाद है और एक पहली बड़ी सरगर्मी है। तो जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या माजी में पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद हो सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी तक मौजूद है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत जुमात इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। गोचे इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात वाज़ेह कर दी कि आने वाले इंतखाबात में PTI भी मौजूद होगा और बैट का निशान भी मौजूद होगा। लेकिन देखना ये है कि कैंडिडेट्स कौन होंगे, पार्टी की क़यादत किसके पास रहती है, अभी उस बात का फैसला होना है। जो अडियाला जेल में कैद लीडर है, उनके मुस्तकबिल का फैसला जब तक नहीं होता, कोई वाज़ेह सिमत हमें जब तक नहीं दिखाई देगी, तो तब तक पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से कोई खत्मी बात नहीं की। ठीक है साफी साहब, जिस तरह से गुज़श्ता रोज हमने देखा नून लीग ने MQM के साथ जो इत्तेहाद किया है, आप क्या समझते हैं अगला इक़्तिदार नून लीग का आने वाला है? क्योंकि अगर MQM का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने जिसका भी साथ दिया हुकूमत उन्हीं की आई। देखिए, जो जुबान खल्क़ को नकार खुदा समझिए, तो उसी के मिस्दाक अगर हम देखें तो हर जुबान पे तो बात यही है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ही इक़्तिदार में आने वाले हैं। लेकिन पांसा किसी वक्त भी पलट सकता है। पाकिस्तान की सियासत में अनहोनियाँ होती है, रिज़ल्ट इसके बरक्स भी आ सकते हैं और रिज़ल्ट जो है स्प्लिट मैंडेट की सूरत में भी आ सकता है। ये जो MQM के साथ जो इत्तेहाद है, ये कोई ख़त्मी पैमाना नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने पर मोहर तस्दीक सब्त हुई, बल्कि ये तो कुछ सियासी तबसरा निगार ये भी कहते कि ये एक फार्मेलिटी थी और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो अगर उसको हम दुरुस्त मान लें तो फिर तो आपके सवाल में वजन नज़र आ रहा है कि आने वाली हुकूमत शायद मुस्लिम लीग नून की होगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी जैसी जमातें, बाप जैसी जमातें, फिर परवेज़ खटक की शक्ल में जो PTI वजूद में आई है, इस्तेहकाम वाले जो है वो इस तरह आराम से ये सारी चीज़ें नहीं करने देंगे। तो अभी पुलों के नीचे से बहुत सारा नए जो अलायंसेस हैं वो बन सकते हैं। जी, नए अलायंसेस बन सकते हैं और कोलिशंस भी हो सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी PTI की बजाय एक मरतबा फिर नए टर्म कंडीशन के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ आए, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा इस लिहाज से होगा, एक तो वो अपना सिंध सिक्योर कर लेंगे जो अपना मजबूत किला उसे तस्वुर करते हैं, और दूसरा कुछ अगर उनको वजारत उज़्मा नहीं मिलता तो ईवान सदर में पीपल्स पार्टी बुरजमान हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहरहाल MQM से ज़्यादा है, बाप पार्टी से ज़्यादा है। और अगर PTI की ये पोजीशन रही तो कई जगहों पे PTI से भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में उन्हें सूट तो यही करेगा कि वो PDM के तर्ज पे ही अपने इत्तेहाद को जारी रखे। अगर वो बराह रास्त इंतखाबी इत्तेहाद नहीं भी करती पीपल्स पार्टी, लेकिन जरदारी साहब ज़ीरक सियासतदान है, मुझे तो लगता ये है कि आने वाले दिनों में वो फिर मुस्लिम लीग नून से रुजू कर लेंगे, और अभी हालिया एक टेलीफोन कॉल उसकी गमाजी करता है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आप ये समझते हैं कि विद इन सिंध को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका वहाँ पर। जो रिजर्वेशंस बिलावल इस वक्त रख रहे हैं नून लीग के हवाले से, वो बार बार यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। तो काफ़ी एक्टिव अब हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को लेकर भी। देखिए, पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना है, स्पेशली सिंध के अंदर GDA की शक्ल में जो कौम परस्त जमातों की इकट्ठ उनके खिलाफ हो रही है। अब जो शहरी सतह पे MQM चली गई है मुस्लिम लीग नून के पास, अगर PTI को मौका मिलता है तो वो एक
ये जमात इस्लामी का वोट बैंक है कराची की हद तक। अंदरूनी सिंध में आप जानते हैं कि JUI के कुछ पॉकेट्स में उन्होंने अपना वोट बैंक डेवलप किया है। और मुसलसल इक़्तिदार में रहने के फ़वाइद भी है और नुकसानात भी है। तो चूँकि पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में बरसर इक़्तिदार रही है और हम सब जानते हैं कि सिंध के मसले हल नहीं हुए हैं बल्कि बड़े हैं पिछले 15-20 साल में। तो ये जब इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हैरानकुन तौर पर अच्छी रही। और बल्दियाती इंतखाबात आप जानते हैं कि बहुत ग्रास रूट पे एक पैमाना तसव्वुर होता है मैंडेट का या अवामी मकबूलियत का, तो उससे उनको काफ़ी तसल्ली और तशफ़ी हुई है। लेकिन एक दफ़ा जब आम इंतखाबात का नकारा बचेगा और पूरे मुल्क में जब इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाए तो तब हमें अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी कितने पानी में है। ठीक है साफी साहब, आप क्या देखते हैं कराची हैदराबाद की अगर सतह तक हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस तरह से कल अलायंस हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM का, और अगर जमात इस्लामी भी नहीं जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करते फिर तो मुश्किल सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, शहरी इलाकों में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की तंजीम दबाव का शिकार है। कराची में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पे कुछ न कुछ अपनी जगह बना ली है, लेकिन उनके साथ जमात इस्लामी जैसी तंजीम निक टू निक चली है। अगर इस दौड़ में MQM और PTI और आप जानते हैं कि लब्बैक जैसी तंजीमें अगर ये यका कर ले तो फिर पीपल्स पार्टी को शहरी इलाके हुसूसन कराची और हैदराबाद में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब वही बात फिर आ जाती है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये राइटिस्ट की जितनी भी जमातें हैं, यानी जमात इस्लामी अमूमी तौर पर उनका यही खासा रहा है, झुकाव हमेशा मुस्लिम लीग की तरफ उनका चला जाता है। MQM ऑलरेडी चली गई। अगर लब्बैक को इजाज़त नहीं मिलती, आम इंतखाबात में उनका केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, अगर वो जमात डिस्क्वालीफाइड होती है तो उस सूरत में उनके कैंडिडेट या उनका वोट बैंक भी पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा सकता है। वो भी जो राइट की जमातें हैं यानी मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों के साथ उनका इत्तेहाद हो सकता है। तो कोई बड़ी अलायंस ठीक है साफी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरह से उसमें हम देख रहे हैं मुसलसल इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए कि जो PTI को छोड़ रहे हैं वो जहांगीर तरीन की तरफ, अलीम खान की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी आप किस तरह से देख रहे हैं? ये लोग इलेक्शन में नून लीग का मुकाबला किस तरह से कर पाएंगे जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है? देखिए, आसान नहीं है। जो इलेक्टेबल्स की जो आप बात कर रहे हैं, ज़ाती तौर पर कई लोगों के बारे में मुझे इल्म है कि वो अपनी खुशी से उस पार्टी में नहीं गए। मैं अगर एक मिसाल आपके सामने रख लूँ, उस बात का गवाह हूँ तो फवाद चौधरी साहब की हालिया गिरफ्तारी के ताने बाने भी इस्तेहकाम पार्टी का टिकट ना लेना या उस जमात में ज़्यादा एक्टिव ना होने को भी करार दिया जा रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे वहाँ के जो इलेक्टेबल्स है वो अपनी खुशी से वहां पे नहीं बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इतनी आसानी से पंजाब का मैंडेट स्प्लिट नहीं होने देगी। हम जानते हैं कि जो भी 90+ सीटें पंजाब से निकालने में जो जमात कामयाब होगी 100 के लगभग, वही ही मरकज में बरसर इक़्तिदार आएगी। तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहेगी कि वो इस्तेहकाम पार्टी को जो वो उनका 30-40 नशस्तों का जो मुतालबा है या उनके तवक्कुआत है जहांगीर तरीन और उनके साथियों का, तो वो मुझे उसमें काफी मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के पेश नज़र जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि स्मोक ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। फिर NDMA के मुताबिक आइंदा हफ्ते वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मोक की जो शिद्दत है वो ख़तरनाक हद तक पहुँचने का इम्कान भी है, जिसमें मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जबकि अगर सरगोदा, डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न की बात करें तो वो भी इसकी लपेट में आ सकता है। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि स्मोक हमारी सेहत पर मुतअद्दिद मनफी असरात मुरतब कर सकती है और कर भी रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि सांस लेने में हमें दुश्वारी का सामना है, खांसी है, सीने में तकलीफ है, आंखों में खारिश है, दमे की अलामात की शिद्दत बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक या फॉलिश का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह से ये जो जहरीला धुआं है, जो पार्टिकल्स हैं जो इस वक्त इस फिजा में शामिल हैं, ये हमारे लंग्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। NDMA के मुताबिक स्मोक की शिद्दत ज्यादा हो तो फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना जो ज्यादा वक्त है वो इंडोर ही गुजारें, यानी कि चार दीवारी के अंदर ही रहें, और जो आपकी बैरूनी सरगर्मियां हैं उनको महदूद कर दिया जाए। इसी तरह अगर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और अगर आप दमे के शिकार हैं तो हर वक्त आपके पास इनहेलर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन खराब होती है तो आपको डॉक्टर से भी मशवरा करना चाहिए, इनहेलर आपके पास होना चाहिए। और अगर स्मोक में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करना चाहिए जहां पर ट्रैफिक जैम में फंसने का इम्कान है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो फिर जहरीले धुएं से बचने के लिए आपको अपनी गाड़ी की खिड़कियां बंद रखनी है। अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब 10 नवंबर जुम्मे के रोज लाहौर डिवीजन के जो तमाम अजला हैं, जिसमें गुजरावाला है, वजीराबाद है, हाफजाबाद के जो अजला हैं, इसमें स्मोक के पेश नज़र अब छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो यूं जुम्मे, हफ्ते, इतवार को शादी घर तो खुले रहेंगे लेकिन पार्क्स बंद रहेंगे, बेकरियां और फार्मेसीज, टेक अवे जो रेस्टोरेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खुली रहेगी। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत में जलाई जाने वाली जो फसलों की बाकियात हैं उसका सारा असर पाकिस्तानी पंजाब पर आ रहा है और वो हमें बर्दाश्त करना पड़ा है। जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने अभी सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज की है, निगरान वज़ीर आला बता रहे हैं कि मकसद ये है कि स्मोक को हम नीचे ले आएँ। ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है, बारिश अगर होती है तो उससे भी स्मोक पर फ़र्क पड़ जाता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम मास्क ज़रूर पहने, बच्चों और बुजुर्गों को मास्क ज़रूर पहनाएं, लेकिन अगर हम अपनी इकॉनमी को डिस्कस करते हैं, हम अपनी मईशत की बात करते हैं, तो जब कारोबार हम बंद कर देंगे इस तरह से तो उस पर भी अवाम तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि महंगाई में तो हमारे है, हमें कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कारोबारों को बंद किया जा रहा है, मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। बहरहाल मईशत के हवाले से आगे बढ़ते हैं और IMF से 71 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है उसके लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कह रहे हैं कि तमाम इदारों ने IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद कर लिया है और जो कारकर्दगी है वो इस वक्त इत्मीनान बख्श दिखाई दे रही है। जबकि पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर की जो बैरूनी माली ज़रूरियात हैं उसमें से 6.5 अरब डॉलर के इस फाइनेंसिंग गैप को ख़त्म करने का जो प्लान है वो आलमी मालियाती फंड से शेयर कर दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इस मामले पर एक बार फिर से सऊदी अरब और UAE की तरफ देखा जा रहा है और जो हमारे तमाम बाकी दोस्त ममालिक हैं उनसे भी रुजू किया जाएगा। चीन से भी कर्जा रीफाइनेंस कराने के अलावा जो बैरूनी कर्ज रोल ओवर कराने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। इसी तरह इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात के बाद IMF से जान नहीं छूटेगी, जिसका बार बार ये कहा जाता है कि IMF से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि IMF की फिर जो शराइत हैं वो भुगतनी सिर्फ आवाम को पड़ती हैं। तो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उनको कर्ज के एक नए बड़े प्रोग्राम के लिए फिर मुज़ाकरात भी करना पड़ेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डॉलर फिर से तगड़ा होना शुरू हो गया है। अच्छी खबरें आ रही थी जो कि स्मगलिंग को डॉलर की रोका गया था, जो ग्रे और ब्लैक मार्केट को एक्सपोज किया गया था उस पर कार्रवाई की गई थी, तो डॉलर अब ₹1.10 महंगा हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी हम तेजी का रुझान देख रहे हैं। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे के बाद पहली बार 54,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जो कि मुल्की तारीख में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मईशत हम देख रहे हैं कि अपने पैरों पर तो जरूर खड़ी हो रही है, लेकिन जहां महंगाई की बात करते हैं महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लोगों के जो शिकवे शिकायत हैं वो दूर नहीं कर पा रही इस वक्त हुकूमत। तो देखना यह है कि अवाम के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। इंतखाबात का इंतजार किया जा रहा है कि जो भी अगली हुकूमत आएगी वही अवाम को सही मानों में रिलीफ दे सकेगी। पेट्रोलियम मसरूआत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ कीमतों में कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जिस तरह से
मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई हम देख रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रही है, जो टैक्सेस का सारा बोझ है वो हम देख रहे हैं कि वो आम बंदे पर है, तनख्वाहदार तबके पर जारी है। टैक्स नेट की हम बात करते हैं, वो अभी तक नहीं बढ़ाया जा रहा। IMF के साथ जो हालिया मुज़ाकरात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कोई जो अहम पेशरफ्त है वो अभी नहीं हो रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। गजा की सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह कि इसराइल वहाँ पर वहशियाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, मजीद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी भी शहीद हो गए हैं। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मईशत तो हम देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा हो रही है, जब हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं अंडर तो वहां पर बेहतरी हमें दिखाई दे रही है। डॉलर एक बार फिर से ऊपर जा रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, इसकी क्या वजूहात देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि निगरां हुकूमत इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी कि उनके इख्तिदार में आने से पहले हमें IMF का कर्जा मिल गया, IMF की किस्त मिल गई, दोस्त ममालिक से जो है पैसा मिल गया, और उससे बढ़ के ये कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान मईशत के मैदान में पूरी तरह हुकूमत की पॉलिसी की मदद कर रही है, बल्कि खुद भी इनिशिएटिव ले रही हैं। और आर्मी चीफ के जो इनिशिएटिव हैं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। उन्हीं के अहकामात पर जो है ना, आपने देखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को बेहतर बनाने के लिए छापे मारे गए, क्रैक डाउन्स हुए, बिजली की चोरी रोकने के लिए क्रैक डाउन्स हुए, पेट्रोल, तो ये सारी चीज़ें जो की गई तो ये तो इनको एक बड़ा सुनहरी मौका मिला था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि निगरां हुकूमत भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे होते हैं अशराफिया, उनके जेर असर जाती चली गई, वरना कोई वजह नहीं थी कि इतनी सारी मदद के बावजूद हमारी मईशत तरक्की नहीं करती। आपने बिल्कुल सही बातें की हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक और इजाफा कर दूं कि इस साल जो हमारी शरह नमू मुतवक्के है वो हमारी जनूबी एशिया के औसत से आधी है। हम ऐसे कहें, और हमारी जो महंगाई है इस साल मुतवक्के वो जनूबी एशिया की औसत से 3 गुना है। तो जाहिर है कि गुर्बत भी यहाँ बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ ही रही है, और जो महंगाई के आदाब से गिर रहे हैं। लेकिन जो डॉलर की कदर की बात है, अगर आप अपने पिछले प्रोग्राम निकालें तो मैंने ये कहा था कि ये डॉलर जो है ना, क्रैक डाउन जो है ना, ये एक आर्जी कदम था। अब उसके बाद निगरां हुकूमत को कुछ दूसरे इक़दाम उठाने थे, वो उन्होंने नहीं उठाए। तो मैंने आपको कहा था कि ये 330 से 340 पर चला जाएगा। डॉक्टर साहब, जब हम देख रहे थे सारी कार्रवाइयां, ये क्रैकडाउन किया जा रहा था, हमने तब भी कहा था, आपने भी कहा था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। ये जिस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर से डॉलर ऊपर जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, मार्केट वापस आ रही है या दोबारा से आपको लग रहा है कोई प्लेयर फिर डॉलर से खेल रहा है? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये जो इक़दाम थे ये कतई नाकाफी थे, और मैंने आपसे जो है अक्टूबर से पहले ये कहा था कि ये 330-340 तक फिर चली जाएगी। इसलिए कि ये जब आप इमरजेंसी में किसी पेशेंट को दाखिल करते हैं तो उसके बाद उसका इस्लाहात करनी होती हैं। वो इस्लाहात निगरां हुकूमत को करनी थी, आर्मी को नहीं करनी थी, वो इन्होंने नहीं की। फिर आप इस तरह देखें कि जब हमें इनको बता दिया गया, हुकूमत ने तस्लीम किया कि 17 सियासतदान ऐसे हैं जो ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। जब इनको इलेक्शन नहीं लड़ना तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो 17 के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? आपको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो लोगों को ये उम्मीद नहीं हो रही। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो जैसे आपने कहा जो ऊपर जा रहा है उसकी कोई माशी तोजी मौजूद नहीं है, और ये फिर गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा, बरकरार रह नहीं सकता। इसलिए कि आपने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊंचा कर दिया। ठीक है, आर्मी चीफ ने कहा कि जी $125 अरब आएगा। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से 6 घंटे तक मुलाकातें की, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें, आप ये देखिए कि पिछले 5 दिन से लगातार कोई एक दिन ऐसा नहीं है जो दहशतगर्दी की वारदात न हुई हो। अफवाज पाकिस्तान की शहादतें हुई, उनके अफसर की, लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हुई, पुलिस की शहादतें हुई, सिविलियंस की शहादतें हुई, ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद आर्मी चीफ उस परेशानी के बावजूद भी इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ये जो नाजायज हैं उन पर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो खतरनाक सूरत हाल है। अवाम मायूस हो रहे हैं, फिर मायूस हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब हम तो फिर वही देख रहे हैं कि जो टैक्सेस का सारा बोझ है वो आम बंदे पर है, वो आप और हम पर है, जो कि तनख्वाहदार तबका है उस पर अभी भी जारी है। टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? IMF के साथ जो हालिया मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई भी अहम पेशरफ्त अभी तक नहीं है।
नहीं वो बिल्कुल, देखिए आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, IMF ने कहा कि जी आप ट्यूबवेल जो है उसके ऊपर जो है ना वो सब्सिडी वापस ले लें। अरे भाई, तो आपने क्यों नहीं उनको सोलर पे कन्वर्ट करते? जो छोटे किसान हैं उनको आप कर्जे दिलाएं बैंकों से। मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड पर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तिजारती बैंकों ने 12,000 के कर्जे दिए हुए हैं और सरमायाकारी हुकूमत को थी 21,000 अरब की। ये 9,000 अरब रुपए किस खुशी में आपने हुकूमत को दे दिए? आप इसको निजी शोबे को दें, किसानों को दें, उनको कहें जी आप ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें बराह रास्त जाना है, आज़म अनवारुल हक काकड़ इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जब भी अफ़गानिस्तान पर कोई भी उफ्ताद पड़ी, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने अपने हमसायों की भरपूर इमदाद की और हर तरह से इनका दर्द बांटा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 44 बरस में 40 लाख से ज़्यादा अफ़गान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद कहा और महदूद वसाइल के बावजूद नहायत खंदा पेशानी से अपने अफ़गान भाइयों का साथ निभाया। इस ज़िम्न में आलमी इदारों की महदूद और कलील इमदाद पाकिस्तान की महाजरीन को 4 दिहाइयों पर मुहित मुआवनत का अशर अशीर भी नहीं। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें